गुल मेरे शोहर का दोस्त था। वो पेशे के लिहाज से ड्राइवर था और जब भी वो दूसरे शहर से वापस आता तो रात हमारे घर गुजारता। एक दिन मेरा शोहर दफ्तर के किसी काम से 3 दिन के लिए वो दूसरे शहर चला गया तो गुल रात को हमारे घर आया। पहले मैंने सोचा कि मैं घर पर अकेली हूँ। गुल को कहती हूँ कि शोहर घर पर नहीं है, आप किसी होटल में ठहर जाएं। लेकिन फिर सोचा कि कहीं शोहर बुरा ना मान जाए, इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आया तो मैंने उसे खाने का पूछा। वो बोला कि वो खाना खा कर आया है। आबिद कहाँ है? मैंने उसे आबिद के दौरे के बारे में बताया तो वो कुछ सोचकर चुप हो गया और बोला, भाभी आप सो जाएं, मैं भी सो जाता हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने लाइट बंद की और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। फिर आखिरकार मेरी आंख लग गई। रात के 12 बजे थे जब अचानक मैंने महसूस किया कि रज़ाई में कोई है और उसकी सख्त चीज़ मेरे अगले रास्ते को टच हो रही थी और वो मेरे ऊपर के नशेबो फराज को चूम रहा था। मैंने डर कर चीख मारी और फौरन उठकर लाइट ऑन की तो रज़ाई में लेटे शख्स को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मैं बचपन में यतीम हो गई थी। सौतेली माँ ने पाला और अपने अजीज़ों में मेरी शादी कर दी। उनकी वफात के बाद मेके का दर बंद हो गया। सद शुगर के शोहर नेक सीरत और शरीफ आदमी था। उनका नाम आबिद था। आबिद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी शिकायत का मौका न दिया। अपने घर में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक ही वो हादसा हुआ जिसने मेरे महकते हुए गुलजार को वीरान कर दिया। एक दिन आबिद हस्बे मामूल ऑफिस गए। रास्ते में किसी के सामने एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। आबिद बुरी तरह जख्मी हो गए। लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो घर आए तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे चलकर आया और उनके साथ एक शख्स था जिसका नाम गुल था। उन्होंने बताया कि गुल वो ड्राइवर है जिसकी गलती से वो हादसे का शिकार होकर जख्मी हुए और चलने फिरने से माजूर हो गए। दरअसल गुल उनके बचपन का दोस्त है जिसे उनके दादा ने पाला था। दोनों ने इब्तदाई तालीम एक ही स्कूल से हासिल की और आबिद तो पढ़ लिख कर अफसर बन गए, जबकि गुल 8वीं से आगे ना पढ़ सका और ट्रक ड्राइवर बन गया। मुद्दतों बाद दोनों की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई जहां गुल आबिद को देखने आया था। हुआ ये कि जब मेरे शोहर को इल्म हुआ कि उनको शदीद जख्मी करने वाला ट्रक ड्राइवर हवालात में है तो उन्होंने कवायफ मालूम करना चाहे कि वो कौन है। तब पता चला कि वो उनका दरीना साथी है और बचपन का दोस्त गुल है। मिलने की आरज़ू की, जमानत भी खुद ही कराई, उसे माफ़ कर दिया। अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो उसे अपने साथ घर ले आए। हकीकत ये थी कि आबिद को अपनी और अपने घर की देखभाल के लिए किसी शख्स की ज़रूरत थी, ऐसा आदमी जिस पर वो भरोसा कर सके, जो ड्राइविंग भी जानता हो और उनको वापस लाने और ले जाने की ड्यूटी दे सके। जबकि गुल ने अपनी खिदमात पेश की तो आबिद ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। बस उस दिन से वो हमारे घर का एक फ़र्द बन गया और हमारे साथ रहने लगा। गुल एक यतीम लड़का था जिसकी परवरिश मेरे ससुर ने की थी। एक तरह से वो हमारे लिए अपने जैसा था। आबिद उसे गुल भाई कहते थे। कभी आबिद कंपनी के काम से दौरे पर जाते, गुल घर पर मौजूद होता, तभी मैं उसकी मौजूदगी में खुद को महफूज ख्याल करती थी। वो आबिद का दोस्त ही नहीं बल्कि मुंह बोला भाई और घर का रखवाला था। मेरी शादी को 5 वर्ष गुजर चुके थे और मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। तभी घर खाली खाली था और मैं बेहद तन्हाई महसूस करती थी। ऐसे में गुल की दिलचस्प बातें मुझे बोरियत से बचा लेती थी। होते होते गुल से मैं बेहद मानूस हो गई। ताहम मानूसियत एक अलग बात है, लेकिन मेरी नीयत में कोई खराबी ना थी। तन्हाई से उकताकर उसके साथ बातें करती थी, इसी वजह से उसका दमे गनीमत था। वरना आबिद तो सुबह के गए रात को घर आते थे। आबिद का इलाज कंपनी की तरफ से जहां वो काम करते हैं, कंपनी के मालिक की मेहरबानी थी कि जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो उनको दोबारा मुलाजमत दे दी गई, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठकर काम कर सकते थे। आबिद बहुत बाहिम्मत आदमी थे। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और अपने दोस्त को भी ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि अपने साथ रख लिया था। उनको यकीन था कि उनका ये दोस्त अच्छा आदमी है, लेकिन इंसान लाख अच्छा हो कभी शैतान के बहकाने से अंधेरों में भटक भी सकता है। हमें तन्हाई मुयस्सर थी तो एक वक्त आ गया कि शैतान गालिब आने लगा और मैं शैतान के हाथों की लोना बनते बनते रह गई। हम तो समझ रहे थे कि आबिद हर बात से गाफिल है, मगर वो हमारी छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा कि आज मैं दौरे पर जा रहा हूँ, 2 दिन बाहर रहूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। गुल को उन्होंने घर की 4 दीवारी में बनी एनेक्सी में जगह दे दी थी। मुझे उस रोज खुदा हाफिज कहकर घर से नहीं गए बल्कि अलाउंस के अंदर बनी हुई सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गए और मैं यही समझी कि वो घर से चले गए हैं, क्योंकि ऑफिस की गाड़ी बज़ाहिर उनको लेने भी आई थी।
मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से गाड़ी को घर के अंदर आते देखा था, जबकि गुल उस वक्त सो रहा था। आबिद के जाने के बाद घंटे बाद दरवाजा खुला तो वो गुल था। वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आबिद उस कमरे में आ गए जहां मैं और गुल थे। हमारे ओसान खता हो गए। हम तो किसी और ही दुनिया में थे कि उनके आने की खबर तक ना हुई। अब मुझे अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा। जाहिर है वो भी बैसाखी पर चल कर आए थे, मगर उनकी बैसाखी की आहट तक हम ना सुन पाए थे। आबिद ने नहायत ठंडे लहजे में सवाल किया कि मुझे सच बता दो, गुल का इस वक्त यहाँ मौजूद होना किस वजह से है? क्या ये महज इत्तेफाक है या तुम दोनों मेरे घर की छत तले रहकर मुझे धोखा दे रहे हो? याद रखना, अगर सच ना कहा तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। उन्होंने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। मेरा सांस ऊपर का ऊपर रह गया। मैं गुम थी और गुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अलबत्ता दोनों के लबों पर शर्मिंदगी थी, क्योंकि शोहर की गैर मौजूदगी में ड्राइवर का मालिक के बेडरूम में होना शर्मनाक बात थी। अचानक आबिद की आवाज़ गुलोकेर हो गई। मुझे बताओ तो सही, मुझसे तुमको क्या तकलीफ पहुंची है? आखिर क्या शिकायत है? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा या किसी शय की कमी है? दुख दिया है जो तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो? अगर कोई ऐसी बात नहीं है तब कुरान पाक पर हाथ रखकर दोनों कसम खाओ कि तुम्हारी नीयतों में कुछ फतूर नहीं है। मैं इतनी बड़ी कसम खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझ पर लर्जा तारी हो गई और चकराकर फर्श पर गिर गई और गुल ने भी कसम उठाने से इनकार कर दिया। तब आबिद ने पिस्तौल उसके हाथ में देकर कहा, दोस्ती का हक अदा करो, मुझे शूट कर दो। मैं ऐसी बेगैरती की जिंदगी अब नहीं जी सकता। फिर आबिद ने मुझे दोनों शानों से पकड़कर उठाया और बिस्तर पर बिठाया और बोले, जो शिकायत है कहो। मगर मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकला। मुझे कोई शिकायत होती तो कहती। मैं तो पसीने से शराबूर थी। जी चाहता था कि अभी जमीन फट जाए और मैं और गुल उसमें समा जाए। ये अलम था कि उस वक्त अगर आबिद ना आते तो हम गुनाह के दिल में उतर जाते। आबिद ने गुल से कहा, तुम मेरे दोस्त हो जिसने गलती से मुझे अपाहज किया और मैंने उसको घर में रख लिया। और क्या इसी दिन के लिए कि तुम मेरी इज्जत पर नजर रखोगे, मेरा घर उजाड़ने की सही करोगे, मेरी खुशियां पामाल कर दोगे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मेरे दादा ने तुमको यतीमी के दुखों से निकाला, तुमने मुझे कैसे अलाव में धक्का दे दिया? किस नियत से तुम यहाँ आए हो? लो पिस्तौल और मुझको खत्म करो। उदारा इस अजियत से तुम ही निजात दिला दो और फिर जो चाहे मन मानी करो। आबिद की बात हम सुन रहे थे, मगर पत्थर के बुत की तरह, जो सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुन सकते। और आबिद की तो ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर से ही लरजती, जैसे कोई जान निकलने के करीब हो। बल आखिर आबिद ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से नहीं रख सकता। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ ताकि तुम गुल से शादी कर सको। मैं शाम तक शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम इस दौरान जो चाहो ले जाओ, मगर यहाँ से कहीं दूर चले जाना। मैं भी इंसान हूँ, खुदा जाने कब मुझे दौरा पड़ जाए और मैं क्या कर गुजरूं। फिर आबिद ने गुल के सामने ही मुझे 3 बार तलाक दी थी और घर से चले गए। अब पछता रहे थे, लेकिन अब तक हमने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो सरासर गलत था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने गुल से कहा, अब मेरा घर बर्बाद हो चुका है और तुम्हारी वजह से हुआ है। अब बेहतर है कि तुम अब मेरी जिम्मेदारी कबूल कर लो, वरना तलाक याफ्ता औरत का कोई सहारा भी नहीं बनता। कहाँ जाएगी? सजा इंसान को भूल की नहीं बल्कि नियत पर मिलती है, जो मुझे भी मिल गई है। आबिद अगर 3 बार तलाक के अल्फाज ना भी कहते तब भी वो अब मुझे अपने साथ नहीं रखते भी तो दोनों की जिंदगी अजियत में गुजरती। बेहतर है यहाँ से चलकर निकाह करके इज्जत से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैंने अपने चंद जोड़े कपड़े की जरूरत का सामान और कुछ नकदी ली। आबिद के आने से पहले उनका घर छोड़ दिया। हम रहीम यार खान से कराची आ गए। चंद दिन गुल के वाकिफ कार के घर पर रहे। इद्दत की मुद्दत गुजारने के बाद मैंने गुल से निकाह कर लिया। एक छोटी सी कॉलोनी में एक सस्ता सा घर किराए पर ले लिया और वो किसी ट्रांसपोर्टर का ड्राइवर हो गया। इंसान को जब तक जन्नत से निकाला नहीं जाता वो नहीं समझ सकता कि जन्नत की क्या कीमत होती है। ख्वाबों की दुनिया और हकीकत की दुनिया और होती है। अब पता चला कि जिंदगी के असल मसाइल क्या है। एक खुशहाल शख्स की बीवी थी तो तन्हाई काटती थी। अब एक ऐसे शख्स की मनकूहा हो गई जो रोज नशा करता है, शराब पीता है, जदो कूब करता है। अब दिल जलता है। आबिद की मोहब्बत, उसकी खूबियां, अच्छाइयां याद आती हैं। तब खून के आंसू रोती थी। एक दिन गुल बस लेकर जा रहा था कि नशे में तेज रफ्तारी की वजह से बस उसके काबू से बाहर हो गई। हादसा ऐसा शदीद था कि वो ही नहीं और भी मुसाफिर होलनाक हादसे की नजर हो गए। अखबार में खबर के साथ उसकी तस्वीर भी शाया हुई। पड़ोसी अखबार लेकर आए और मुझे बताया कि तुम्हारा शोहर हादसे में खत्म हो गया है। ये टूटा फूटा सहारा भी जाता रहा। ट्रांसपोर्टर ने मेरी कोई मदद ना की, लेकिन अपने घर में काम करने की पेशकश कर दी।
मुझे भी रहने का सहारा और जीने का आसरा चाहिए था। तो मैं वली के घर काम करने लगी। वली के घर मेहमान आया तो उन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा। उनकी बेगम बोली आज मुलाजिम छुट्टी पर है, ये मेहमान के पास ले जाओ। साहब और मेहमान लॉन में बैठे हैं। जब मैं चाय की ट्रे लेकर वहां गई तो मुझे देखकर मेहमान उठ खड़ा हुआ। तभी मैंने उस पर नजरें डाली तो ट्रे मेरे हाथ से छूटी। वली साहब ने हैरत से हमें देखा। तब आबिद ने कहा, ये खातून आपके यहाँ काम करती है? हाँ, उसने जवाब दिया। क्या आप इनको जानते हैं? क्यों नहीं, ये मेरी साबका वाइफ है। वली परेशान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन इनके शोहर तो हाल ही में फौत हुए हैं। हाँ, मैंने जब शक्को शुबा की वजह से इनको जल्दबाजी में तलाक दे दी तो ये बेआसरा हो गई थी। तभी मेरे ड्राइवर ने इनके साथ निकाह करके इनको जीने का आसरा दिया, जो चंद दिन पहले एक हादसे में जाँ बहक हो गया है। मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। वो मेरे यहाँ मुलाजिम था, गुल ड्राइवर, और मैंने उनकी बीवी को बेसहारा पाया तो अपने यहाँ मुलाजमा रख लिया, क्योंकि मेरी बीवी को काम के लिए मुआवन खातून चाहिए थी। इसके बाद वली ने मुझे चंद दिन इज्जत से रखा और आबिद से कहा कि इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो बेहतर है कि तू ही दोबारा निकाह कर लो, वरना बेचारी तमाम उम्र कैसे गुजारेगी। इनकी तो कोई औलाद भी नहीं है। आबिद भी तलाक देकर सुखी ना थे, पछता रहे थे। एक रोज़ मेरा उनके साथ वली के घर पर निकाह हुआ और वो मुझे घर ले आए। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसने हमें बे औलादों पर रहम किया और मैं उम्मीद से हो गई। पहला बेटा हुआ, फिर बेटी और फिर बेटा हो गया। 3 बच्चों की माँ बन गई। माजी के गम को बुलाकर हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों की परवरिश में खो गई। कहते हैं कि हर दुख के बाद राहत होती है। औलाद की सूरत में हमें भी राहत मिली। बच्चे अच्छे तालीम याफ्ता होकर अपने मंजिल की तरफ पहुंच गए। 2 साल पहले आबिद का इंतकाल हो गया है। अपने बच्चों के सहारे जिंदा हूँ। जिंदगी के निशेबो फराज देख लिए हैं और माजी की गलतियों से यही सबक सीखा है कि कभी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, खुसूसन गैर मर्द पर। अपने घर में सिर्फ अपने शोहर और बच्चों के साथ ही फैमिली मुकम्मल होती है। कोई गैर आदमी अगर घर में रहायश पजीर हो तो उससे फासला रखना लाजमी है, क्योंकि शैतान इंसान के साथ हरदम लगा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।